नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में बड़ा आतंकी हमला हो गया, जहां पर आतंकियों ने पर्यटकों पर फायरिंग कर दी। दोपहर 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में आतंकियों की फायरिंग में 25 पर्यटकों से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका जताई गई है। सूत्रों के मुताबिक मरने वालों में 2 विदेशी पर्यटक भी शामिल थे, जिसमें से एक इजरायली और एक तुर्की का नागरिक है। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने पहले पर्यटकों के उनके नाम पूछे, धर्म पूछा, फिर उनसे कलमा पढ़ने को कहा। उसके बाद पर्यटकों को गोली मार दी। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में श्रीनगर पहुंच गए हैं और पीएम मोदी के निर्देश पर अमित शाह श्रीनगर पहुंचे हैं, जहां वो सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठक करेंगे और आज रात अमित शाह श्रीनगर में ही रुकेंगे। वहीं आपको बता दें कि आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके मृतकों के आश्रितों के प्रति दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। पहलगांव हमले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। सीएम मरने वालों में 2 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। हालांकि इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है कि वो कौन से देश के नागरिक हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं श्रीनगर, आज रात यहीं पर रुकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में नहीं है इस वक्त और ऐसे में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से तमाम जानकारी ली है और पीएम के निर्देश पर अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं। आशंका है कि 27 लोग मारे गए हैं और जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट है वो अभी 20 लोगों का किया गया है और कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी है। जो वीडियो सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर देखा गया कि कैसे पहले नाम पूछा, धर्म पूछा। जो वहां पर चश्मदीद मौजूद थे उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि पहले नाम पूछा, धर्म पूछा, उसके बाद में उन्होंने गोली बरसा दी और कलमा पढ़ने को भी कहा गया और सभी लोग पंजाबी में बात कर रहे थे। हालांकि इस बात की भी काफी हद तक संभावना बढ़ गई है कि ये स्लीपर सेल हो सकते हैं। और पहलगाम हमले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है। सीएम योगी ने पोस्ट करके लिखा है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, कायरतापूर्ण, अक्षम्य और घोर निंदनीय है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट में लिखा कि जिन लोगों ने इस दुखद घटना में अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्माओं को सद्गति एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले में 25 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया। पुलिस की वर्दी में आए थे ये आतंकी और इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। चश्मदीदों के मुताबिक आतंकियों ने नाम पूछकर गोली मारी। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। पहलगाम के एक पहाड़ के टॉप पर ट्रैकिंग के लिए पर्यटक जाते हैं। वहाँ पर यह आतंकी हमला हुआ। पर्यटकों पर वहाँ छुपे आतंकियों ने गोलीबारी की। How many terrorists were there? How many terrorists were there? दो थे। कितने फायर उन्होंने फायर किए? बहुत किए। 2। आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को चारों ओर से घेर लिया है। अगर इस तरह के अटैक्स होंगे जिनकी वजह से फिर लोग डर जाते हैं, नहीं आ पाते, ज्यादा से ज्यादा बदकिस्मती है, इसको कंडेम करते हैं। नहीं होना चाहिए, अटैक नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर पीएम मोदी ने अमित शाह से बात की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी इस हमले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और एक बार फिर से पॉलिटिक्स काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। अब की बार बांसुरी स्वराज की बैग की चर्चा हो रही है। दरअसल बांसुरी स्वराज की बैग पर नेशनल हेराल्ड की लूट लिखा था। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज संसद भवन पहुंची तो उनके कंधे पर एक झोला था। इस झोले पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, नेशनल हेराल्ड की लूट।
ये झोला उठाकर बांसुरी स्वराज एक देश एक चुनाव के लिए होने वाली जीपीसी बैठक में पहुंची थी। इस बैग में कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर भारत की जनता के सवाल हैं। ईडी की चार्जशीट जो नेशनल हेराल्ड के केस में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ आई है, उस चार्जशीट का आपको यहाँ पर शीर्षक दिखेगा। बांसुरी स्वराज ने नेशनल हेराल्ड केस का झोला उठाने की जो टाइमिंग चुनी है, वो ऐसी टाइमिंग है जब इस कथित घोटाले में ईडी कांग्रेस के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। अब ऐसी पॉपुलरिटी के लिए कई लोग कुछ भी कर सकते हैं, इनका हम लोग क्या कमेंट करेंगे। बांसुरी स्वराज जब नेशनल हेराल्ड केस का झोला उठाकर संसद आई तो लोगों को फिलिस्तीन के लिए झोला उठाने वाली प्रियंका गांधी की याद आ गई। हालांकि बांसुरी स्वराज ने कहा कि इस बैग के जरिए वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है, जबकि कांग्रेस ने बांसुरी स्वराज के नेशनल हेराल्ड वाले झोले को सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट बताया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर से चुनाव आयोग और ईवीएम पर संग्राम छिड़ गया है। राहुल गांधी के विदेश में चुनाव आयोग पर सवाल को लेकर बीजेपी ने घेरा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस नेशनल हेराल्ड केस से भाग रही है। वहीं अखिलेश यादव ने भी ईवीएम पर सवाल का समर्थन किया और इसको राहुल गांधी जी के हाल में जो बयान है चुनाव आयोग को लेकर, भारत की चुनावी प्रक्रिया को लेकर, इस बात को स्थापित करता है कि कांग्रेस पार्टी नेशनल हेराल्ड विषय से भाग रही है। गंभीर बात यह है कि अपने स्वार्थ के लिए भारत के संस्थानों पर भी इस प्रकार का राजनीतिक वार करने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा तैयार रहती है। और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर्स इस बात को समय समय पे उठा चुके हैं कि उन्हें भरोसा ईवीएम पे नहीं है। राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप, उन्होंने जब कुछ कहा, जो बात सोशल मीडिया पे चली, तो उसके बाद तो लोगों को और भरोसा उठ गया ईवीएम पर। यूपीएससी परीक्षा 2022 के नतीजों में एक बार फिर से यूपी ने कमाल कर दिया है। सभी को सीएम योगी ने बधाई दी। सफल अभ्यर्थियों में सीएम योगी सरकार के मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का भी असर दिखा। 13 अभ्यर्थियों का इस योजना से सिलेक्शन हुआ है। यूपीएससी परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। सीएम योगी की दूरदर्शी पहल मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना ने एक बार फिर से अपने प्रभावशाली परिणामों से सबका ध्यान खींचा है। सीएम अभ्युदय योजना ने इतिहास रचा है। यूपीएससी परीक्षा 2024 में अभ्युदय योजना से 13 अभ्यर्थी पास हुए हैं। लखनऊ सेंटर से 4 अभ्यर्थी पास हुए, वहीं प्रयागराज सेंटर से 2 अभ्यर्थी पास हुए। यूपी में 166 अभ्युदय योजना सेंटर हैं। अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश के गरीब और वंचित वर्ग के छात्रों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रही है। आपको बताते हैं क्या है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग करवाई जाती है। सिविल सेवा परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग होती है। आर्थिक तौर पर कमजोर छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग करवाई जाती है। छात्रों की सस्ती उच्च गुणवत्ता वाली कोचिंग मिलती है। इस कोचिंग के लिए abhyuday.up.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। सीएम योगी ने यूपीएससी परीक्षा 2024 में सफल सभी अभ्यर्थियों को बधाई दी। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में सीएम योगी ने लिखा, यूपीएससी की बहुप्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा 2024 में सफल सभी अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को हार्दिक बधाई। प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान हासिल कर के सभी 75 जिलों में अभ्युदय कोचिंग के 166 सेंटर्स संचालित हैं। ये योजना छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और कोचिंग प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सशक्त कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
वक्फ कानून के विरोध में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में AIMPLB की बड़ी बैठक हुई, जिसमें ओवैसी ने कहा कि वक्फ कानून का कतई मंजूर नहीं करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी वक्फ संशोधन कानून को मुस्लिमों की जमीनों पर कब्जा करने की साजिश बताया, जिस पर बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। देखिए। वक्फ कानून के खिलाफ दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हल्ला बोल कार्यक्रम में मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं ने वक्फ कानून का जमकर विरोध किया। वक्फ कानून को संविधान और मुस्लिमों के खिलाफ बताया। एक सोए हुए शेर को जगाया है तुमने, एक कौम जो सोई हुई थी उसको जगा दिया है। शुक्रिया मोदी साहब। ये कम इख्तिलाफ होते हैं जो ये आपके सामने हजरात बैठे हैं। AIMPLB के प्रदर्शन में मुस्लिम संगठनों के सदस्य काली पट्टी पहनकर पहुंचे, जिस पर AIMIM ने वक्फ कानून के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। सरकार किसी की हितैषी नहीं, ना किसान की है, ना महिलाओं की है, ना मुसलमानों की है, ना दलितों की है, ना OBC की। सरकार सिर्फ अपने दोस्तों की हितैषी है। अपने दोस्तों के हित के लिए जो उनको करना पड़ेगा वो हर किसी का शोषण करेंगे, दोहन करेंगे। वहीं वक्फ कानून पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर का कहना है कि वक्फ संशोधन कानून गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए लाया गया है। पहले वक्फ कानून का गलत इस्तेमाल हुआ। कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के कुछ साथियों ने लोगों को गुमराह करने का कोशिश किया। हम लोग ने क्लियरली कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम ये न्याय देने के लिए है, गरीब मुसलमानों को इंसाफ देने के लिए है, छीनने के लिए नहीं है। वक्फ कानून के खिलाफ AIMPLB और मुस्लिम नेताओं का हल्ला बोल जारी है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष पर वक्फ संशोधन कानून के बहाने सियासत करने का आरोप लगाया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और वक्फ कानून को लेकर ही पश्चिम बंगाल में भी हिंसा हुई थी। एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ कानून कतई मंजूर नहीं करेंगे। तो वहीं मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर अखिलेश यादव ने ममता सरकार का बचाव किया है। इसमें ऐसे मर्दे मुजाहिद और ऐसी हमारी बहनें उठ खड़ी हुई थी जिन्होंने जिस जगह का मालिक अल्लाह है उसकी हिफाजत के लिए उन्होंने जद्दोजहद की और उन्हें उसको अल्लाह हमको कामयाब करेगा। पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता हम लड़ते रहेंगे। मुर्शिदाबाद में बहुतों पे कार्रवाई हुई है। 100 से ज्यादा लोग पकड़कर गिरफ्तार हुए हैं। हाँ, जांच भी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी वहां से राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। दंगा करा करके राजनीतिक लाभ लेने का काम अगर किसी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी की सियासत हाई है। बीजेपी लगातार अखिलेश पर अटैक कर रही है। और योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने जातीय पोस्टिंग को लेकर अखिलेश को करारा जवाब दिया है। अखिलेश यादव के आरोपों पर यूपी सरकार में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने करारा जवाब दिया है। असीम अरुण ने अखिलेश यादव को बांटने वाली राजनीति का प्रतीक बताया है और कहा कि अखिलेश की सत्ता में दलितों का अपमान हुआ। जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे तब अनुसूचित जाति का विरोध करते थे। अनुसूचित जाति का न थानाध्यक्ष होता था, न CO होता था, न SP, न DIG, न कलेक्टर, न SDM। सबके सामने ये तो आंकड़ा भी मिल जाएगा और आपके माध्यम से लोग मुझे सुन रहे हैं उनको भी बताएं। जब आपके हाथ में मुख्यमंत्री की कलम थी तो आप अनुसूचित जाति का घनघोर विरोध करते थे। आज जब अनुसूचित जाति के लोगों ने, गरीबों ने आपके इन सब कामों को देख करके आपको राजनीतिक हाशिए पे कर दिया, अब आपको उनकी बात याद आ रही है। दरअसल अखिलेश यादव के एक बयान पर सियासी संग्राम छिड़ा है, जिसमें अखिलेश ने थाने में विशेष जाति की पोस्टिंग का आरोप लगाया था। वो बयान भी सुनिए। आगरा में जो पोस्टेड है SHO, SO, टोटल पोस्टिंग है 48, PDA 15, बाकी सब सिंह भाई लोग हैं। मैनपुरी
15 है टोटल पोस्टिंग, पीडीए 3, सिंह भाई लोग 10। फिलहाल अखिलेश के बयान पर बीजेपी हमलावर है। असीम अरुण ने करारा जवाब देते हुए सपा सरकार में घोटाले की भी याद दिलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उधर आज एक बार फिर से अखिलेश यादव ने पोस्टिंग को लेकर बीजेपी को घेरा है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को थानों में विशेष जाति वालों की तैनाती के आरोपों पर आड़े हाथों लिया है। थानों में जाति के हिसाब से पोस्टिंग को लेकर सियासत आई है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार गलती नहीं सुधार रही है, उल्टा हम पर आरोप लगा रही है कि हम गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। पीडीए के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। तो अगर मैंने कोई बात उजागर की है तो सच लेकर के आते, अपनी गलती सुधार दें। हम इसीलिए तो गलती बता रहे हैं कि आपसे गलती हो रही है, और अधिकारियों को अलग आगे कर कह रहे हैं कि हम गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। वहीं एसबी-एसपी अध्यक्ष और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश को थाने में विशेष जाति वालों की तैनाती के आरोपों पर आड़े हाथों लिया, साथ ही पीडीए को लेकर निशाना साधा। लोग पीडीए का 5 साल मुख्यमंत्री थे, आपने नाई, गोंड, कुम्हार, लोहार, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहलिया, कंगार, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, क्या दिया है आपने 5 साल में? पुलिस की भर्ती में बता दें, पीएससी की भर्ती में बता दें, लेखपाल के, ग्राम सेवक के, कानून गो के, किसी भर्ती को बता दें। 86 एसडीएम भर्ती किए अपने राज्य में, 86 में 56 चाँप दिए यादव, यही पीडीए है। दरअसल अखिलेश का आरोप है कि थानों में विशेष जाति वालों की तैनाती है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बागपत में गुर्जर समाज की पंचायत चर्चा में बनी हुई है। गुर्जर समाज ने तय किया है कि शादी कार्यक्रम में महिलाएं डीजे पर डांस नहीं करेंगी। और उधर देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने अजनबी लोगों से महिलाओं को मेहंदी ना लगाने को कहा है। बागपत में गुर्जर समाज की पंचायत में डीजे को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। गुर्जर समाज के लोगों ने फैसला लिया है कि किसी भी शादी कार्यक्रम या उत्सव में डीजे पर महिलाएं डांस नहीं करेंगी। गुर्जर समाज का कहना है कि समाज और संस्कृति के लिए ये ठीक नहीं। मिनी पंचायत है, इसमें हमने विचार रखा है, क्योंकि हमारे जो मध्य प्रदेश में हमारे समाज में एक पहल की है कि वहाँ डीजे बंद हो, और डीजे पे जो मातृशक्ति नाचती थी, जो महिलाएं हमारी लेडीजें नाचती हुई रोड पे जाती थी, रोड बाधित होता था, लोग कमेंट भी करते थे, तो उस चीज पे भी रोक लगा दी वहाँ उन्होंने कि कोई रोड पे चलते हुए कोई महिला नाचेगी नहीं, उन पर आर्थिक दंड होगा। एक तरफ जहां बागपत में गुर्जर समाज की पंचायत की चर्चा हो रही है, वहीं देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को अजनबी मर्दों से मेहंदी लगवाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये गैर इस्लामी है। शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है। देखा जा रहा है कि शादियों का बड़ा मौसम चल रहा है और हमारी मुस्लिम खवातीन बाजारों में जाकर नामहरमों से मेहंदी लगवाती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी शरीयत कतअन इजाजत नहीं देता। हालांकि ये मामला कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की मांग उठती रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश में भी गुर्जर समाज में कुछ ऐसा ही फैसला लिया गया था। अब यूपी में भी कहीं डीजे तो कहीं मेहंदी पर पाबंदी लगाने की बात हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक बार फिर से रोड रेस की घटना सुर्खियों में है, और इस बार नया मामला बेंगलुरु से आया है। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर और साथ ही एक बाइक सवार के बीच में मारपीट देखी जा रही है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक रोड रेंज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स एक बाइक सवार के बीच मारपीट देखी जा रही है।
इस वीडियो के वायरल होने से पहले इंडियन एयरफोर्स में विंग कमांडर शीलादित्य बोस का एक बयान वायरल हो गया। And suddenly, one bike came from behind, stopped in between. But this is what Karnataka has become. I believed in Kannada, but seeing the truth, the reality of main heartland Karnataka, I couldn't believe it. God help us. God gave me the power not to retaliate. Tomorrow, if law and order doesn't help me, I will retaliate. And then these people will have it. Please help me. वहीं कर्नाटक पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज शेयर किया है उसमें विंग कमांडर शीलादित्य बोस और बाइक सवार विकास के बीच मारपीट हो रही है। पुलिस ने विंग कमांडर के भाषा विवाद के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। Started abusing me in Kannada. He took his key in his hand and hit me on my head, taking my blood out. This is not a case related to any language or region. It's very clear from the facts we have collected and the evidence we have collected from the morning. It is a clear-cut case of road rage. आरोपी विकास कुमार एक सॉफ्टवेयर कंपनी के कॉल सेंटर में टीम हेड है। अब विंग कमांडर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद विकास के घर वालों ने भी विंग कमांडर के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करा दिया है। ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಟ್ಟಿನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸೇ ಇಲ್ಲ। ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನ್ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಏನೋ ಅಂತಂದೇಳಿ ಅವ್ರು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ। ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ। ಪೊಲೀಸ್ ಆರ್ investigating both the cases based on the eyewitness accounts, based on the CCTV footages and various other methods. We will collect all the information and come to conclusion. विंग कमांडर की पत्नी मधुमिता भी इंडियन एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर है। घटना के वक्त कार वही चला रही थी। उन्होंने विकास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने विकास को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब दोनों तरह से केस दर्ज हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।